नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उस्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। बात एक नई करियर फील्ड की, तो आज हम आपको फूड टेक्नोलॉजी के बारे में अहम जानकारी देंगे। फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस का एक अहम शोबा है। इसमें फूड प्रोडक्शन और फूड मैकेनिज्म पर अहम काम किया जाता है। इसमें फूड की क्वालिटी को बेहतर बनाने को यकीनी बनाया जाता है। साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि खाना ग़िज़ा से पूरी तरह से भरपूर हो और साफ सुथराई वाली जगह में बना हुआ हो। ऐसे में फूड के जानकारों की मांग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फूड टेक्नोलॉजी में आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज करने के बाद आपके सामने क्या होंगे करियर के ऑप्शंस, इस सब पर हम आज अहम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के जरिए देख लेते हैं कि आखिर फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड है क्या। मौजूदा वक्त में फूड एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जो लोगों के खान पान की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही है। इसी फूड इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है फूड टेक्नोलॉजी का शोबा, जिसके तहत वो सभी काम आते हैं जो फूड प्रोसेसिंग में रॉ इंग्रेडिएंट्स को खाने लायक बनाते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के शोबे में नौजवानों के लिए करियर के कई इम्कानात मौजूद हैं। बस जरूरत है सही कोर्स का इंतखाब करने की। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या होम साइंस से 12वीं करना जरूरी है। फूड टेक्नोलॉजी में कोर्स करने के बाद जॉब के कई ऑप्शंस मिलते हैं। तलबा इस फील्ड से जुड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, होटल्स, रिटेल कंपनी, एग्री प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जरूरत उन सभी लैब्स में पड़ती है जहां पर ग़िज़ाई अशिया पर रिसर्च और तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मे में काम किया जाता है। क्लास 12th के बाद से ही मुझे फूड टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। मैंने इंटरनेट पे काफ़ी एक्सप्लोर किया, तो इस फील्ड में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेडी अर्विन कॉलेज की मैं छात्रा हूँ, 3rd ईयर की। मेरा नाम आकृति आहूजा है और ये कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज है फूड टेक्नोलॉजी के लिए। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट कच्चे और बने हुए माल की क्वालिटी, स्टोरेज और हाइजीन तक पर काम करता है। मौजूदा वक्त में फूड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रही है। खाने को जायके और सेहत से भरपूर बनाने के लिए नए नए तजर्बात किए जा रहे हैं। इसी के सबब फूड टेक्नोलॉजी के शोबे में करियर के इम्कानात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड को कुछ हद तक समझ लिया होगा। फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड को और बारीकी से समझने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको फूड टेक्नोलॉजी में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी दे रहे हैं और इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लेडी अर्विन कॉलेज की डायरेक्टर प्रोफेसर अनुपा सिद्धू। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू और हार्दिक अभिनंदन लेडी अर्विन कॉलेज आने के लिए। मैम, सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि अगर एक नौजवान फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड को समझना चाहे तो आप क्या कहेंगी, और ख़ासतौर से फूड की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो इसके जानकारों की अहमियत है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का यूथ इस बात को अब बहुत अहम मानता है और नई नई फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में देखता है, लेबल पढ़ता है, नई चीज़ें देख रहा है मार्केट में बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल जब वो घूमता है तो उसको और प्रोडक्ट्स दिखती हैं और इसके बारे में वो तालीम हासिल करना चाहता है। जो चीज़ शेल्फ में चली जाती है वो फूड सेफ होनी ही चाहिए, तो वो भी एक मुद्दा है। एंड हाउस होल्ड फूड सेफ्टी एंड ईटिंग आउट में, बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाएं तो उसके हाइजीन एंड सेफ्टी के पैरामीटर्स को समझना, ये FSSAI का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये क्या मुद्दा है। ईट राइट बोलते हैं कि आप घर से बाहर खाना खाएं तो कैसे खाएं। ये बहुत अहम मुद्दे हैं और आज का युवा इससे बहुत प्रभावित है और इसके बारे में जागरूक होना चाहता है और जागरूक रहना चाहता है। खाली एक बार ही नहीं, वो बस बार बार उस बात को जानना चाहता है। तो जैसा कि मैम आपने अभी कहा कि इस फील्ड की बहुत सारी सब डिविजन्स हैं। अब किस तरह से खाने को बेहतर बनाया जाए, उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए, हेल्दी फूड कौन सा है, ये सब इतनी सारी सब डिविजन्स होने के बाद इस फील्ड में करियर के इम्कान किस तरह से बढ़ जाते हैं? अगर हम अपने फूड टेक्नोलॉजी से हम बाय एंड लार्ज प्रोसेस फूड्स जो शेल्फ में चला जाए,
वो हम उसका अल्टीमेट आउटकम मानते हैं। तो वो हेल्दी हो, न्यूट्रिटिव हो, उसकी लेबल में सब न्यूट्रिएंट्स ठीक से बताए जाएं, उसकी जो फ्रंट पैनल है, अगर कोई एक्सेस सोडियम या शुगर या कोई इस किस्म की चीज़ें हैं जिससे जो है ना बीमारियां बढ़ती हैं, तो वो फूड प्रमोट नहीं करने चाहिए, तो वो फ्रंट पैनल में उसको दिखाया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं कि एक अच्छा पदार्थ कैसे बनाना है, और फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स, प्रोक्योरमेंट टू स्टैंडर्डाइजेशन, कि वो चीज़ उसका क्वालिटी कंट्रोल, एक एक इंग्रेडिएंट का क्वालिटी पैरामीटर को जांचते हुए, मैथमेटिकल मॉडलिंग से उसके इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शंस को फिक्स करते हुए। इट्स अ वेरी साइंटिफिक एक्सरसाइज और कोई मुश्किल नहीं है। हमारे इंडियन बच्चे बहुत ही काबिल हैं और मैथमेटिकली बहुत अच्छे से समझते हैं। मैथ से डर जाते हैं लेकिन समझते बहुत अच्छे से हैं। एक प्रॉपर तालीम इस बारे में होना बहुत ज़रूरी है और हर तबके का बच्चा इसको बहुत अच्छे से समझता है। अगर हम उनको कहते हैं स्कूल के बाहर रंगीन खाना मत खाओ, रंग वाला, तो उनको समझ में आता है कि वो रंग नुकसान करता होगा, उसके बावजूद वो खाएं, वो अलग बात है। तो वो एक लार्जर इशू है कि हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम जब तालीम देते हैं तो इन सब अहम मुद्दों को छूते हुए चलते हैं। उसको ज़िंदगी में कल किस मुद्दे पे काम करना होगा वो भिन्न होता है, इसलिए हम ओवर एम्फसाइज कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हर मुद्दे के बारे में, कलरिंग एजेंट, फूड एडिटिव, प्रिजर्वेशन, प्लांट डिज़ाइन, रॉ इंग्रेडिएंट प्रोक्योरमेंट, पैकेजिंग, बॉटलिंग, शेल्फ लाइफ स्टडीज़, तो इन सब मुद्दों पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है। आपको मैं कभी लैब में लेके चलूँगी तो आप देखिए कि बच्चे कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, इंक्यूबेटर्स में डाल के, सिम्युलेट करके, तो सीखते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट्स बननी चाहिए। मैम, ये जो सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें करियर ना भी बनाएं तो भी ये जितनी इन्फॉर्मेशन या जितना हमने पढ़ा इस कोर्स में आने के बाद, वो कहीं ना कहीं हमारी निजी ज़िंदगी में हमेशा काम भी आएगा। अब मैम, अगर हम बात करें इस कोर्स में जो आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या ख़ास स्किल्स होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है इन कोर्सेज को करने का? मैं तो केवल एलिजिबिलिटी समझती हूँ। उसके बाद हम अपने बच्चे को अपने फोल्ड में ले आते हैं कि हम अपने जो हमें बात कहनी है वो समझ जाए, तो वो सीख लेता है। बेसिकली साइंस स्टूडेंट होना चाहिए। हम पीसीबी या पीसीएम, तो पीसीबीएम के ऑप्शन जो स्कूल में बच्चे रखते हैं उसकी मेरिट लिस्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। एंड इस बार तो कॉमन एंट्रेंस है, थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन ये 4 एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश पास होना ज़रूरी है लेकिन उसका इम्तहान नहीं होता। अब तो इस साल से तो हर एक सब्जेक्ट में टेस्ट भी है और उसकी मेरिट वहीं जांची जाती है। पिछले सालों में पीसीबी, पीसीएम की एंड पीसीएमबी की कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाते थे। एलिजिबिलिटी इतनी सी है और 3 साल की पढ़ाई है। शायद इस वाले एनईपी प्रोग्राम में अब 4 साल की होगी। पीछे हमारे पास FYUP में 4 ईयर प्रोग्राम था 2013 में, वो भी 4 साल था। उस वक़्त डिग्री हम बीटेक में देते थे 4 ईयर प्रोग्राम में। उस वक़्त भी यही एलिजिबिलिटी थी और क्योंकि वो बीटेक था, हमने AICT का तब अप्रूवल लिया और हमें बहुत सहज मिल गया। दे वर वेरी हैप्पी विद अस। मैम, अगर अब हम लेडी इरविन कॉलेज की बात करें तो आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज इस फील्ड में अवेलेबल हैं और कितनी सीट्स हैं? क्राइटेरिया आपने बता ही दिया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही स्टूडेंट आ सकता है। लगभग 40 सीट्स हैं और थोड़ी सुपरन्यूमरी होती हैं कि वॉर विडो एंड फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह, उससे वो सीटें बढ़ जाती हैं, बट लगभग 40 सीटें हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर साल डिक्लेयर होता है अगर कुछ वेरिएशन होता है। EWS से थोड़ी सीटें बढ़ी हैं 2 साल पहले, तो बट दे आर वेल डिफाइंड, पहले से बता दी जाती हैं। लेडी इरविन कॉलेज में हम बाय एंड लार्ज गर्ल्स को एनरोल करते हैं। इट्स अ विमेंस इंस्टीट्यूशन और बाकी 2 इंस्टीट्यूशन और हैं, वो भी विमेंस इंस्टीट्यूशन है। एक 4th इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसमें बॉयज़ को भी इंक्लूड करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस गर्ल्स के लिए हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी गर्ल्स किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटती हैं। ऐसा सोचना कि प्लांट में जाके कैसे काम करेंगे, रिमोट शहरों गांव में जाके प्लांट्स में जाके कैसे काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो दे टेक अप जॉब, दे टेक अप इंटर्नशिप और हमारे रिमोट एरियाज़ में इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं।
हमारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी जा रहे हैं और वहाँ हायर एजुकेशन लेते हैं, तो दे आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, मिशिगन एंड यूरोपियन स्टेट्स, तो दे आर गोइंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर, एंड आई एम सो प्राउड दैट इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड एंड विमेन आर वेरी एंटरप्राइजिंग। मैम, ये तो बात रही कोर्सेज़ की, अब हम बात कर रहे हैं करियर की। आपने बताया इंटर्नशिप लेते हैं, प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, तो अब अगर हम ये बात करें कि एक स्टूडेंट जब ये कोर्सेज़ पूरी तरह से पढ़ के जब फील्ड में उतरता है एक्चुअल करियर में आने के लिए, तो किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या रोल्स उसको मिल सकते हैं और उसमें आगे ग्रोथ के क्या चांसेस होते हैं? हमने ये जो कोर्स था एज अ डिपार्टमेंट जो फ्लोट करता है कोर्सेज, 1987 में फूड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी है, और तब 2 कॉलेजेस में बीएससी अप्लाइड साइंस के नाम से था, लेडी अर्बन में और एक और इंस्टीट्यूशन में नहीं था। जब से हमने इसको ऑनर्स में कन्वर्ट किया 2006 में, तो हमने धीरे धीरे और कॉलेजेस में डाइवर्सिफाई करा है और उसको ऑनर्स की डिग्री देते हैं अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी। तो जब इस डिग्री के बाद बेसिकली साइंस स्टूडेंट है, तो जो अप्लाइड साइंस के कोर्सेज जो पढ़ के पहले भी निकले हैं, पुराने बच्चे भी हैं, वो भी R&D में, एंड दे आर वेरी गुड इन फील्ड। उनका साइंस ग्राइंडिंग बहुत अच्छा है, और वो दोनों कॉलेजेस जो ऑफ़र कर रहे थे उन्होंने उसकी साइंस को बहुत इनरिच किया प्रोग्राम को। तो आज ऑनर्स भी 4 में है, तो वो लोग R&D में अलग अलग फूड इंडस्ट्री के यूनिट्स में R&D करते हैं, सो मच सो वो न्यू R&D से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लेते हैं। सो इन रिमोट एरियाज लाइक उत्तरांचल एट्सेट्रा, दे हैव एस्टैब्लिश्ड प्लांट्स and procurements on traditional millets, on n number of products। वो तो फूड इन ग्रेन है, हमारा इंडिया का फूड बोल बहुत ही एक्सटेंसिव है, तो उन्होंने उन सब चीज़ों में रिसर्च करी है और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। दे हैव वर्कड इन इंडस्ट्री, इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज एज वेल एज मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल में जो प्रोडक्ट कोई लॉन्च होता है तो उस पर होमवर्क होता है कि ये प्रोडक्ट कोई नई चीज़ बनाई, तो मार्केट में जाके असेस करते हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं चलेगी। सो वो प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट अप्रूवल फ्रॉम फूड अथॉरिटी, नाउ आजकल FSSAI से पिछले 20-15 साल में प्रोडक्ट अप्रूवल्स लेना, उसको फाइट करना, कई बार कोर्ट केस हो जाते हैं, तो लीगल बैटल्स ऑल्सो। सो दे आर वेरी गुड इन राइटिंग साइंटिफिक नोट्स, बिल्डिंग बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, इन सब चीज़ों में उनका एक्सपीरियंस है और बेहिचक काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई उनको नॉलेज में कमी नहीं लगती है। ज़्यादातर बच्चे फिर बाद में जो मार्केटिंग में चले जाते हैं वो MBA भी करते हैं, और जो प्रोडक्ट R&D करते हैं वो प्रोडक्ट लाइन में रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं या प्रोडक्ट डिटेल्स लिखना सीखते हैं, तो दोज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स। कुछ बच्चे लॉ भी करते हैं, सो दे डू जस्ट जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वो हायर फर्दर एजुकेशन लेते हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में खाली अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, वी हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो वहाँ भी आ जाते हैं, उसमें वो न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस करते हैं। मैम, जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा कि हमारा जो मुल्क है वो फूड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ख़ास तौर से प्रोसेस्ड फूड की इंडस्ट्री है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड जो प्रोफेशनल्स की है वो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए इसको बेहतर बनाने के लिए? सो बहुत ही नाजुक बात है ये, जो प्रोड्यूस करता है वो फार्मर है और उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल इनपुट दें तो उनको ट्रेडिशनल सिस्टम अच्छा लगता है। सो वो उसमें समाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम एग्रीकल्चर को स्ट्रक्चर करेंगे तो शायद ऐसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स डाल पाएंगे, लेकिन उससे फूड बास्केट बहुत महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा कार्डर चला जाए। इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक हो सके हमारे बच्चे जाकर के रूरल एक्सटेंशन करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र KVK में जाकर के न्यू प्रोडक्ट्स बताते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक सीड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाते हैं। एटलीस्ट लेडी अर्बन कॉलेज इज़ अ नोडल सेंटर फॉर दिल्ली गवर्नमेंट फॉर द ODOP प्रोजेक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 9 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स चल रही हैं। हम नोडल ट्रेनिंग करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनके हम एडवाइज़र्स हैं और उनका हैंड होल्डिंग करते हैं कि कोई नया एंटरप्राइज करना चाहें तो
तो हम उनकी सहूलियत, उनको हम हेल्प करें। तो हमारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं ये काम, जिनके पास एक्सपीरियंस है। दे कैन इंडिपेंडेंटली गाइड कम्युनिटीज़, स्टेट्स, गवर्नमेंट्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और लेडी ओवन कॉलेज में एक एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एक मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन देते हैं। तो जो हमारे अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी में वो माइक्रोबायोलॉजी, पैकेजिंग एंड न्यूट्रिशन सीख ही लेते हैं। मैम, जब एक स्टूडेंट 12वीं करके आपके यहाँ कोर्सेज करने के लिए आती है, एक लड़की, और जब वो 3 साल का कोर्स करके बाहर निकलती है, तो उसमें क्या तब्दीली आप महसूस करती हैं? क्या फ़र्क उसके अंदर इन 3 सालों में आ जाता है? शायद ये हर सब्जेक्ट में होता होगा, हर कॉलेज के में एक लाइफ साइकिल है। जब बच्चा घुसता है तो कैसा दिखता है, और 3 साल बाद निकलता है तो कैसा दिखता है। ये तब्दीलियाँ शायद सब में आती होंगी, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी के पहलू से के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब वो बच्चे आते हैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं। उनको वो ये सोचते हैं हम अच्छी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स कैसी दिखती है, मतलब ऐसा उनका सोचना होता है। आने के तीसरे साल में हम उनको रिज्यूमे राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू द इंडस्ट्रियल पार्टनर्स जब सिखाते हैं, और वो 3-4 इंटर्नशिप इंडस्ट्री में कर लेते हैं, उसके बाद तो उनको लगता है ये मल्टीनेशनल कंपनी हम ही चला लेंगे। वो डिफरेंस नज़र आता है। और मुझे ये डिफरेंस और भी ज़्यादा बाद में नज़र आता है, क्योंकि हमारे बच्चे ज़रूर वापस आते हैं 3 साल बाद, 2 साल बाद। कहीं मिशिगन में पढ़ रहे हैं तो वापस आते हैं, मैम हमने मिशिगन में एडमिशन लिया, आप बताते थे कैसे फॉरेन एजुकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फिर वो फीडबैक भी देते हैं, कॉलेज भी मिस करते हैं और आके बताते भी हैं। तो उस बच्चे में तो और भी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एज एन एजुकेशनिस्ट कि एक बच्चा एंड स्पेशली लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस रखें और प्रोफेशनल ग्रोथ दिखाएं। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। जाहिर सी बात है मैम, उनको कहाँ से कहाँ देखना आपके लिए एक गर्व की बात होती होगी। अब बात करें हम लेडी इरविन कॉलेज की, तो एक अहम रोल अदा कर रहा है लेडी इरविन कॉलेज हुनरमंद बनाने में लड़कियों को। मैम, प्रैक्टिकल्स की बात करें तो वो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है जिस पर प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? कोई भी फूड प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उसकी केमिस्ट्री फूड केमिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम खास फूड केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑयल, ऑफ सीरियल, मीट प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स, सो बेसिकली फूड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और उसके अलावा फूड माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सेफ्टी आप बाद में नहीं बात कर सकते अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात ना करें, ना पढ़ाएं। एंड फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड प्रोसेसिंग, फिजिकल प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, तो अलग अलग प्रोसेसिंग के मेथड्स, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं फूड टेक्नोलॉजी के, जो बच्चा शायद 1 से 2 पेपर्स भी पढ़ता है इन फील्ड्स में। फूड इंजीनियरिंग की प्लांट डिज़ाइन क्या होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट डालो तो कैसे सूखा निकले, कैसे गीला निकले, कैसे शीट में निकले, कैसे वो उसमें टेक्सचर डिफेक्ट्स आएँ। तो फूड इंजीनियरिंग एंड द डिज़ाइन ऑफ द प्लांट कि बहुत एक्सपेंसिव प्लांट ना हो और इफ़ेक्टिव हो। मिनिमम प्रीस प्रेपरेशंस में वो जितने स्टेप्स कम करो तो उतना कॉस्ट कम होती है। एंड सेफ्टी इंश्योर करना, तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं। एंड वी टीच ऑल ऑफ दिस। और इनको पढ़ाने के लिए एंड न्यूट्रिशन, हम उनको न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं। सब फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में न्यूट्रिशन नहीं होता, हम न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं। ताकि वो फूड लेबल्स, परसेंटेज RDA, सर्विंग साइज, इन बातों को, अहम मुद्दों को समझें और लिख सकें, उस पर पॉलिसी एंड गवर्नमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स वो लिख सकें। तो रेगुलेटरी पेपर्स, तो ये हमारे कोर हैं। और इनको सपोर्ट देने के लिए हम मैथमेटिक्स, थर्मल फिज़िक्स, मतलब पैकेजिंग, फूड मतलब पैकेजिंग के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़, पैकेजिंग की प्रॉपर्टीज़, ये सब भी पढ़ाई देते हैं। बहुत सारे, जैसा कि आपने बताया, आपसे अभी जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें बातचीत में पता चला कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। और जाहिर सी बात है हर फील्ड में एक एक्सीलेंट स्टूडेंट को ही
लिया जाता है। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से उसने वो कोर्स किया है वो कितना अहम हो जाता है आपकी नज़र में? और एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जो इस फील्ड में रिसर्च चल रही है उसको आप किस तरह से देखती हैं? स्टूडेंट के माइंड में होता है कि ये कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है और वो उसका स्टेपिंग स्टोन बन जाता है कि मैं इस कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। शायद ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के नज़रिए से। हमारे नज़रिए से हम उसको वो तालीम हासिल कराएं कि वो इतना अच्छा काम करे कि वो कॉलेज का नाम बढ़ाए। तो मैं उसको एक अलग तरीके से भी देखती हूँ कि अगर हम अच्छे हैं इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे हैं और हम बच्चों को बिल्कुल मांझ धो के पॉलिश करके भेजते हैं। जब वो यहाँ आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आम बात है, मतलब उनको ऐसी कोई अपने ही वैल्यू नहीं पता होती है उनको। जब वो फील्ड में जाके मंझते हैं और बाकी सिचुएशन को मांझ के आते हैं तो उनकी वैल्यू तब वो चमकते हैं। सो ये बच्चे के लिए बहुत अहम रखता है कि हम कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, क्योंकि वो कॉलेज अच्छा है जो उनको मांझ दे। रगड़ रगड़ के थोड़ा दुखी हो जाते हैं वो लोग कि इतना क्यों पढ़ाते हो, जान का क्यों खाते हो, तो उनको ऐसा लगता है। लेकिन इसलिए एक अच्छा कॉलेज होना ही चाहिए और शिक्षा प्रणाली अच्छी ही होनी चाहिए, एक या सब कॉलेजेस की। सो हमारे देश में ये भी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि कोई भी ये 4 सब्जेक्ट के नाम डिग्री पे छाप देते हैं लेकिन उसमें कुछ मसाला नहीं होता, उसमें पढ़ाया उतना नहीं जाता जितना उनको क्रेडिट। 90% मार्क्स, तो 90% मार्क्स दे करके बच्चा मंझता नहीं है। सो मुझे लगता है कि इस किस्म की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दोबारा सोचना चाहिए कि बच्चे को मांझ दो तो आप ही का नाम होगा, जहाँ जाएगा जिसका हाथी उसका नाम। सो आपका नाम पहले नहीं आना चाहिए, बच्चे का आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैम आखिरी सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि जो नौजवान लड़कियां और लड़के इस फील्ड में आना चाहते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड और आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के दोनों लेवल्स पे गेन करते हैं। एक पर्सनल लेवल, घर में एक अच्छा माहौल, और जो लोग फूड से चलते हैं ना वो एक अलग टाइप के लोग होते हैं और उनमें कंपैशन होता है, केयर होती है, सर्विस होती है, एक टाइप के लोग होते हैं वो। सो ये जज्बे सब डेवलप हो जाएंगे और बहुत मटीरियलिस्टिक सोसाइटी ना रहे तो अच्छा है। ऐसे कंपैशनेट सोसाइटी रहे जो केयर करे, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए, दिखाए, बिठाए, मिल बांट के खाएं लोग। सो ये तो उसका एक पर्सनल सोशल इफेक्ट ऑफ फूड है। एंड प्रोफेशनल इज़ कि देयर इज़ ग्रोथ। आपकी कंट्री रॉ इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस करती है, उसके प्लांट के हर हिस्से को इस्तेमाल करना एक चैलेंज है। आज की युवा पीढ़ी पे मैं ये बात छोड़ती हूँ। जब मैंने राइस ब्रान ऑयल पे काम किया तब राइस पे भी था, राइस हस्क से कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता था, राइस पॉलिशिंग से तेल निकलता था, तो उस प्लांट का हर एक हिस्सा काम आता है। सो ऐसे कोकोनट भी है, ऐसे पाम ऑयल भी है। तो मैं समझती हूँ, और फिर इसका बाई प्रोडक्ट राइस ब्रान ऑयल, ओरिजिनॉल, उससे कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं, तो उससे ड्रग्स भी बनती हैं, मेडिसिन भी बनती हैं हाइपोकोलेस्ट्रेमिक। तो इस तरह से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका दायित्व बनता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो देश की एक एक रिसोर्स को आप संजोएं और उसको वेस्ट ना होने दें और उसको रिटर्न टॉक्सिक ना हो। आप खेती बाड़ी करें और पैडी को जला दें तो गलत बात है। आप उस पैडी स्टॉक से टेक्सटाइल फाइबर निकालिए, फूड प्रोडक्ट्स निकालिए, सर्विंग डिशेस बनाइए, ट्रेज बनाइए। तो मैं समझती हूँ वो पढ़ा लिखा आदमी होता है जो उसको ऑप्टिमली यूज़ कर पाता है। मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया, बट ये हर मुद्दे में एक फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को काम आएगा कि पर्सनल लेवल पे एंड प्रोफेशनल लेवल पे वो एक देशभक्त बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है और एक खुद गुड इंडिविजुअल बनता है। हर लेवल पे वो ग्रो करता है। मैम आपने आज फूड टेक्नोलॉजी पर हमको ना सिर्फ करियर से रिलेटेड इतनी अहम का जानकारी दी, बल्कि खुद निजी ज़िंदगी में हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी हमने बहुत कुछ सीखा। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया लेडी अवन कॉलेज आने के लिए और इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये सब्जेक्ट मेरे 4 कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में चलता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम नॉट द हेड एट प्रेजेंट, बट जब ये बनाया था सिलेबस तब ऐसा ही था।
और आप आए और आपने डीडी में कवरेज दिया, इसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी प्रोफेसर अनुपा सिद्धू, डायरेक्टर लेडी विन कॉलेज, जो आज हमको फूड टेक्नोलॉजी और इसमें करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी दे रही थी। और वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में अहम जानकारी देते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ पर नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है फूड टेक्नोलॉजी पर आपको आज की हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और खास पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, जिंदगी तुझको मनाते हुए थक जाती हूँ। हम सफर कोई न हम राज हमारा कोई, काश देता हमें आवाज हमारा कोई। कि हम तो जिंदा हैं उसी शान से जिंदा, लेकिन खाक में मिल गए खुद हमको मिठाने वाले। सहमा सहमा हर एक चेहरा, मंजर मंजर खून में तर, शहर से जंगल ही अच्छा है, चल चिड़िया तू अपने घर। तेरा गम, तेरी याद, तेरा तस्वुर, यही है मेरी जिंदगी का फसाना। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू।